फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है एग्जेम्पशंस एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी और सीजीएसटी। यानी जो आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई पर लिया जाता है वो, प्लस में सीजीएसटी जो स्टेट इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर जो जीएसटी चार्ज किया जाता है, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी काउंट होते हैं। तो उसमें जो सीजीएसटी है वो उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मतलब वो रिवेन्यू जो है वो किस किस के हिस्से में आएगा। तो आईजीएसटी की अगर मैं बात करूँ, आईजीएसटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनियन और स्टेट्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में होगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किया जाएगा, राइट। और रह गई बात सीजीएसटी की, तो सीजीएसटी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में एज सजेस्टेड बाय फाइनेंस कमीशन। जैसे ऊपर जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर था, लेकिन यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के सजेशन के आधार पर सीजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो लोगों में बटेगा, दो सरकारों में बटेगा, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी एंड सीजीएसटी। आप देख सकते हैं एक छोटी सी टेबल। इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये सब हम पहले कर चुके हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि अगर सप्लाई जो स्टेट के अंदर हो वहाँ पर क्या लागू होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि ये न्यू जो जीएसटी का रिजीम है उसके अंतर्गत है। पुराना क्या था, पुराना ये था कि अगर स्टेट के अंदर हम सप्लाई करते थे तो वहाँ पर वैट प्लस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स लगा करता था, लेकिन अब यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा करता है, ठीक है। और जो रिवेन्यू होगा वो हमने बता ही दिया कि वो सेंट्रल और स्टेट में सीजीएसटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेंट्रल और स्टेट दोनों में होगा, और जो एसजीएसटी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट ही रखेगी। फिर बात करते हैं सप्लाई टू अनदर स्टेट। जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है उस केस में आईजीएसटी चार्ज किया जाता है, और आईजीएसटी से पहले यानी ओल्ड रिजीम में क्या होता था कि हम सेंट्रल सेल्स टैक्स लेते थे और प्लस में वो एक्साइज और सर्विस टैक्स, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। जब हम स्टेट के अंदर सप्लाई करते थे उस समय वैट था, यहाँ पर सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ठीक है। और इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। आईजीएसटी का हमने बता दिया, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में विद द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल किया जाएगा। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का के बारे में बात। अब हम बात करेंगे एग्जेम्पशंस की या एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की। तो जीएसटी से भी एग्जेम्पशन मिल सकती है, यानी कि हो सकता है कि टैक्स पेयर को टैक्स ना पे करना पड़े, लेकिन ऐसा कब होगा। तो इसके जो पावर है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास है। हम बात करेंगे कि किस तरीके से सरकार टैक्स पेयर को रिलीफ दे सकती है, कुछ एग्जेम्पशन दे सकती है पूरी तरह से या कुछ पोर्शन की। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो सरकार को अगर ये महसूस हो या ऐसा लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना ज़रूरी है, यानी समाज के हित में या पब्लिक के हित में अगर ये ज़रूरी है कि कुछ पर्टिकुलर गुड्स पे या सर्विसेज पे, राइट, पूरी तरह से या उसका कुछ पार्ट, यानी कि टैक्स पूरी तरह से या टैक्स का कुछ पार्ट अगर एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा होगा। तो ऐसा करने का अधिकार सरकार के पास है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, एक सूचना जारी की जाती है सरकार के द्वारा, और उस सूचना के तहत ये डिक्लेयर किया जाता है कि सरकार किन गुड्स या सर्विसेज पे पूरी तरह से या कुछ परसेंटेज जो है वो टैक्स हटा रही है, ठीक है। ये आप एक टेबल देख सकते हैं, उस टेबल के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट में जनरली एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरह की गुड्स और सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया जाए। कैसे करेगी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ध्यान रखिएगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, उसके बाद ही गवर्नमेंट इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
तो जीएसटी के रिकमेंडेशन के बाद ही सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। देखिए, सरकार को कोई भी सूचना जब लोगों तक पहुंचानी होती है या कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो उसके लिए बाकायदा एक सूचना जारी की जाती है ऑफिशियल तरीके से, उसे हम नोटिफिकेशन बोलेंगे, राइट। तो नोटिफिकेशन जारी हो गया और अब नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या बताया जाएगा कि पूरी तरह से इधर absolutely or subject to such conditions as may be specified in the notification। तो नोटिफिकेशन के अंदर ये दर्शाया जाएगा कि जो टैक्स हटाया जा रहा है क्या वो पूरी तरह से है या कुछ क्या वो बिना कंडीशन के है। यहाँ पर जो वर्ड है ना एब्सोल्युटली, इसका मतलब है विदाउट एनी कंडीशन। क्या वो बिना कंडीशन के हटाया जा रहा है या कुछ कंडीशन के साथ हटाया जा रहा है, ठीक है। और क्या वो पूरी तरह से हटाया जा रहा है या उसका कुछ पार्ट, यानी कि क्या टैक्स पूरी तरह रिमूव किया जा रहा है या टैक्स का कुछ परसेंटेज हम लेंगे और कुछ परसेंटेज हम छोड़ देंगे, ठीक है। और कौन सी डेट से होगा, जिस डेट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इशू हुआ है, या तो उस डेट से या फिर नोटिफिकेशन के अंदर कोई डेट बताई जाएगी, उस डेट से ये रिलीफ मिल जाएगा, ये एग्जम्पशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। हम इसको रिलीफ वर्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको एग्जेम्प्ट वर्ड बोलेंगे, एग्जम्पशन मिलेगी, ओके। तो ये हो गया हमारा नोटिफिकेशन के आधार पर। तो अगर ऐसा होता है तो जो भी टैक्स पेयर है या जो रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी जो सप्लायर है हु इज़ सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू बायर, तो उसको ये देखना होगा कि कितना टैक्स रिमूव हो गया है, कितना एग्जेम्प्ट हो गया है, ताकि वो कलेक्ट ना कर पाए उससे ज़्यादा टैक्स। यानी कि जितना टैक्स रिमूव हो गया, अगर मान लीजिए कोई गुड्स या कुछ सर्विसेज को हटा ही दिया गया है टैक्स से, जीएसटी उस पर से कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया है, तो फिर सप्लायर उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही ऐसे आदेश जारी किए हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम फिर बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर इन एक्सेप्शनल केसेस। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन अब हम कहेंगे कि नहीं, नोटिफिकेशन नहीं बल्कि स्पेशल ऑर्डर जारी करेंगे। तो उसमें क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट जब भी चाहे एग्जेम्प्ट कर सकती है गुड्स एंड सर्विसेज जिन पर कोई भी टैक्स लगाया जा रहा है। कैसे? बाय स्पेशल ऑर्डर। किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर? जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर। और फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हैं या कोई एक्सेप्शनल केस हो गया है जिसकी वजह से हमें ये स्पेशल ऑर्डर देना पड़ रहा है, लेकिन ये ऑर्डर हम तभी देंगे जब ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ ऊपर लिखी गई हैं, मैंने आपको बॉक्सेस के थ्रू समझा दिया, लेकिन ये एज इट इज़ हमारी ऊपर भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है ये सारी चीज़ें। और हाँ, इसमें एक बॉक्स आप और भी बना सकते हो कि कंडीशन भी लगा सकती है सरकार या एब्सोल्यूट भी कर सकती है, यानी विदाउट कंडीशन भी कर सकती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सोच समझ कर की जाएंगी और सरकार इस तरीके का फ़ैसला तभी करेगी जब कुछ कंडीशंस फॉलो की जाएंगी, जैसे या कुछ बातों को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे एक तो ये जो नोटिफिकेशन या जो भी ऑर्डर दिया गया है या जो चेंजेस ला रहे हैं या जो टैक्स रिमूव कर रहे हैं, दैट मस्ट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट ओनली, राइट। उसके अलावा जीएसटी की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा। और आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि अगर नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो स्पेशल ऑर्डर भी मेंशन आप कर सकते हैं, है ना। और एब्सोल्युटली यानी कि विदाउट कंडीशन भी हो सकती है और स्पेसिफिक कंडीशन के साथ भी हो सकती है। अभी पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल है, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन का भी है और जो हमारा कंडीशनल का भी है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि हमने टैक्स हटा दिया और हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2018 को सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी हटा दिया। किस पर? ऑन द सप्लाई ऑफ टैक्स पर।
सप्लाई ऑफ सॉल्ट यानी नमक की सप्लाई के ऊपर ये टैक्स हटा दिया गया 1/4/18 से। तो ये था एब्सोल्यूट एग्जम्पशन, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कंडीशनल का। इसमें आप जहां मैंने हाईलाइट किया वहां चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1/4/18 को ही, ठीक है, यही तीनों तरह के जो टैक्स है वो हटा लिए, कंडीशन लगाई। पहले तो ये देखते हैं हटाए किस पर, उसने हटाए फुटवियर्स पर, बट कंडीशन लगा दी कि फुटवियर जो अंडर 500 है, यानी कि जो 500 रुपये से नीचे हैं फुटवियर, उन पर ये टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब कंडीशन क्या है कि फुटवियर 500 से नीचे होना चाहिए। अगर 500 से ऊपर हुआ तो जीएसटी एज इट इज़ जो लग रहा था वही लगेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट कंडीशन का और क्या नाम है इसका विदाउट कंडीशन और विद कंडीशन का क्या मतलब है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे, ये जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रखा है उसका मतलब वही है, जैसे टैक्सेबल पर्सन को बताया जाएगा कि ऑब्वियसली जो जीएसटी कलेक्टर होता है, यानी कि जो सप्लायर है, उसकी नॉलेज में है ये चीज़ कि अगर सरकार ने कोई भी टैक्स रिमूव कर लिया है या टैक्स कम कर दिया है तो उसको भी ये देखना होगा कि भाई सरकारी नियमों के हिसाब से चले और जितना टैक्स बनता है उतना ही ले, उससे ज़्यादा ना ले, या फिर अगर बिल्कुल हटा दिया गया है तो टैक्स बिल्कुल कलेक्ट ना करे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो कई बार क्या होता है, जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल दिया ना नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन में सारी सूचना बताई जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया बट कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया बताने से, तो गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी एक्सप्लेनेशन अलग से जारी कर सकती है उसी नोटिफिकेशन की सपोर्ट में, ठीक है। और ये जारी कर सकती है विद इन 1 ईयर ऑफ इशू ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके 1 साल के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन दे सकती है, जो कि इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे नोटिफिकेशन का ही पार्ट हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है एग्जाम्पशन का सीन। अब हम देखते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट का मतलब है सीमा रेखा, यानी क्या आपको एक बॉर्डर लाइन बना दी है कि आपका जो बेसिक एग्जाम्पशन है, यानी कि कहाँ तक तो जीएसटी नहीं लगेगा और कहाँ से लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दे रखी है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके आधार पर उन्होंने एक सीमा रेखा, एक थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर रखी है कि भाई अगर एक सप्लायर का टर्नओवर यानी कि जो सेल्स का वॉल्यूम है अगर एक लिमिट से क्रॉस करता है देन ही और शी हैज़ टू पे जीएसटी ऑन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एट the rates prescribed by government, right? So exemption limit क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर है वो फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख, देखिए पहले ये सीमा 20 लाख थी, अब ये 40 लाख हो गई है। तो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में अगर कोई भी जो भी सप्लाई या जो एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट का मतलब टोटल टर्नओवर, अभी हम बात करेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या नहीं ऐड करेंगे, लेकिन होना कितना चाहिए, 40 लाख तक पे जीएसटी नहीं है, 40 लाख से ऊपर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है हमारी, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है हमारी, 40 लाख। ये 40 लाख की लिमिट जो स्टेट्स में है, कहीं कहीं आप देखोगे कि 20 लाख भी है। तो ये पर्टिकुलर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट माने जाते हैं। इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 20 लाख है, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर की हम बात करते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या ऐड करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर, तो एक पर्सन जो टैक्सेबल है, रजिस्टर्ड है और जिसका जो टैक्सेबल पर्सन है उसका एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो 40 लाख या 20 लाख है। तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या हम शामिल करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में सभी तरह की टैक्सेबल सप्लाईज हम देखेंगे, प्लस में एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी हम इसमें ऐड करेंगे। अगर हमने कोई एक्सपोर्ट किया है गुड्स और सर्विसेज का वो भी हम ऐड करेंगे, और इंटर स्टेट सप्लाई भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इसमें ये ऐड नहीं करेंगे, राइट। अगर ऐड हो चुका है तो हम उसको लेस करेंगे, जैसे सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है,
हमारा वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई का मतलब जो हम लोग रिसीव करते हैं, जैसे हमने रॉ मटेरियल रिसीव किया, या हम अगर ट्रेडिंग में हैं तो हम कहीं से गुड्स बाई करके और आगे हम सेल करते हैं, तो जो हम बाई करते हैं दैट इज़ इनवर्ड सप्लाई, राइट। जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ऑन विच टैक्स इज़ पेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आप एक वीडियो में देख चुके हैं, तो उसके आधार पर जो भी इनवर्ड सप्लाईज की जो वैल्यू होगी वो भी आपको नहीं इसमें ऐड नहीं करनी। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो सेस कई तरह के लगाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे टोबैको है तो टोबैको पे जीएसटी के अलावा पर्टिकुलर सेस लगाया जाता है। तो सेस जो है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है। हम बात कर रहे थे एग्रीगेट टर्नओवर की, तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए इन चीज़ों को हम ऐड नहीं करते, अगर करते हैं तो उसको हटाना होगा वहाँ से। Last topic of this video is taxes और duties not subsumed in GST। GST में कौन कौन से टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं जो ऐड हुई हैं और जो ऐड नहीं हुई। यानी कहने का मतलब ये है, जीएसटी आने के बाद कुछ टैक्सेस तो उसमें मर्ज हो गए हैं, यानी कि उनका अस्तित्व ख़त्म हो गया है, और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो अभी हैं अस्तित्व में। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से चाहे आप ऐसे आप देख सकते हो या ऐसे देख सकते हो, सेम ही चीज़ है। जैसे हम बात करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, बीसीडी, शॉर्ट नेम इसका बीसीडी है। तो जीएसटी में बीसीडी मर्ज नहीं हुआ है। कस्टम ड्यूटी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो लगेगी अगर हम कोई भी सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी ऑन टबैको पे एक्साइज ड्यूटी अलग से लगेगी जीएसटी के अलावा, ठीक है। टोबैको पे जीएसटी तो है ही है, एक्साइज ड्यूटी भी है, और कुछ जो स्पेसिफिक पेट्रोलियम गुड्स है उस पर भी है, ठीक है, क्योंकि अभी पेट्रोलियम गुड्स जो है जीएसटी के दायरे में नहीं आई हैं। फिर है पर्टिकुलर सेस जो कि जीएसटी के अलावा है। अदर देन का मतलब होता है कि जीएसटी तो लगेगा, तो जीएसटी के अलावा है। तो ये मत सोचिए कि अगर जीएसटी लग गया है तो ये नहीं लगेगा, नहीं। जैसे जो पर्टिकुलर गुड्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर गुड्स पर सेस भी लगाया जाता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम गुड्स क्योंकि अभी जीएसटी में नहीं है, इसीलिए, या उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है, तो इसलिए उनके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लागू होता है। अब जीएसटी में जो स्टेट, अच्छा हाँ, ये सेंट्रल लेवल के टैक्सेस है जो ऐड नहीं हुए हैं, ये स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं जो ऐड नहीं हुए हैं। ये पूरी लिस्ट ऐसी है जो टैक्सेस ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे था बेसिक कस्टम ड्यूटी और सब चीज़ें, यहाँ पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी है। जैसे ही वहाँ पर हमारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, यहाँ स्टेट एक्साइज ड्यूटी है ऑन अल्कोहलिक लिकर एंड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट्स एंड अम्यूजमेंट टू द एक्सटेंट लेविड एंड कलेक्टेड बाय ए पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा अगर कोई टैक्स एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या अम्यूजमेंट से रिलेटेड लगाया जा रहा है, वो सब्सम नहीं हुआ है, ठीक है। और स्पेसिफिक सेस जैसे जो जीएसटी के अलावा है। स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कभी भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं या ख़रीदते हैं, या जाने कि कहने का मतलब है जो उसका ट्रांसफ़र होता है, तो उसके ऊपर बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की जाती है। वो भी जीएसटी का पार्ट नहीं है, वो अलग से चार्ज की जाएगी। और टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। ये वो लिस्ट है जो जीएसटी में इंक्लूड हो चुके हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और ये सब लिस्ट आप देख सकते हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स, और इसके अलावा सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, ये हैं स्टेट लेवल के टैक्स, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज़। आपने देखा यहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्सेस में सिर्फ पंचायत, यानी कि जो लोकल बॉडीज़ हैं ना, जैसे पंचायत लोकल बॉडी होती है, म्यूनसिपैलिटी या रीजनल काउंसिल लोकल बॉडी में आते हैं। लोकल बॉडी के अलावा अगर जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स जो लगाती थी पहले, वो अब ख़त्म, अब वो जीएसटी में मर्ज हो गया एक तरह से, ठीक है। और लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पर जो टैक्स है वो,
और उसके बाद जो है एंट्री टैक्स एंड परचेज टैक्स, राइट, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स। तो ये सारे जो हैं जीएसटी का पार्ट बन चुके हैं। तो दीज आर द टैक्सेस विच हैव बीन सबसम्ड इन जीएसटी। और इसके अलावा एक नोट ये दे रखा है, यूनियन गवर्नमेंट ने ये पावर रखी हुई है अपने पास अभी भी, किस चीज़ की, कि एक्साइज ड्यूटी लगाने की ऑन टोबैको। वो हम एक्चुअली ऊपर मेंशन कर चुके हैं ना, टोबैको पर एक्साइज ड्यूटी और टोबैको प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडिया पे, उन सब पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर अभी भी गवर्नमेंट के पास है। और इसलिए जो टोबैको है वो उसके ऊपर जीएसटी तो लगता ही है, साथ में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।